कि क्यों इस मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे उन डॉक्टर्स को जिन्होंने सवाल उठाए थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता से दूर। प्रतिदिन 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हम यहाँ इस बात को नहीं भूल सकते कि भारत जैसे देश में बलात्कार के मामलों में अंडर रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर होती है। अगर आप 2022 की बात करें तो कुल मिलाकर 4,40,000 केसेस जो हैं वे दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के, जिनमें से लगभग 20% मामले बलात्कार के थे। कि विचार कीजिए कि अगर स्त्रियों की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर राजनीति की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? मंदिर, मस्जिद। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद एक 31 साल की डॉक्टर रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल के ही इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर बने सेमिनार रूम में जाती है पावर नैप लेने के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आ पाती। उसी के हॉस्पिटल में उसी के सुरक्षा के लिए लगाए गए एक वॉलंटियर गार्ड द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या की जाती है, उसे असॉल्ट किया जाता है। हैवानियत की तमाम सीमाओं को पार किया जाता है और इस हत्या के बाद हम जानते हैं कि पूरे देश में एक बड़ा हल्ला मचता है, शोर मचता है, इस पर चर्चा होती है। इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश भर में प्रोटेस्ट हुए हैं, मेडिकल्स ने किए हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, राजनीतिक स्तर पर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें विश्वास नहीं है कि इस मामले विशेष में कोई न्याय मिल पाए। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हम अलग अलग विषयों पर जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए विषय होते हैं उन पर 2 तरीके से बातचीत करते हैं। जब भी ऐसे मुद्दों पर बातचीत होती है तो एक तो हम उसके विश्लेषण को पर जोर देते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस विषय पर किन अलग अलग नजरियों से देखा जाना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीका क्या है उसे देखने का। और इसके अलावा हम एक छोटा सा हिस्सा यह भी समझते हैं कि जिसे हमने कहा था केपिन, यानी कि खबर पर इंटरव्यूअर की नजर। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह मुद्दा, कोई भी मुद्दा जो उस समय करंट अफेयर्स में चल रहा है, वह परीक्षाओं की दृष्टि से कैसे देखा जाना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर, ये जो कोलकाता रेप केस है, इसे बृहत्तर संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले विशेष में क्या है। आप जानते हैं कि हमने तथ्यों की चर्चा अभी की है। सवाल यह है कि इस मामले में क्या बंगाल की, कोलकाता की पुलिस, उसने सही तरीके से जांच की या नहीं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर होने वाली राजनीति सही है या गलत। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में, भारत के महानगरों में, भारत के शहरों में स्त्री सुरक्षा का मुद्दा, उस पर क्या क्या किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि एक सुओ मोटो एक्शन इसमें लिया है। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है कि उसके पास ये हक है कि चाहे कोई वादी उस तक न भी पहुंचे तब भी महत्वपूर्ण मामलों में जो हमारी उच्च न्यायपालिका है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सुओ मोटो भी संज्ञान ले सकते हैं, और इस मामले में ऐसा किया गया है। ये समझने की कोशिश की वास्तव में इस मामले में क्या केवल राजनीतिक दृष्टि ही चल रही है या इससे भिन्न भी कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है, जिसे देखने की जरूरत है। हम जानते हैं कि कुछ ही समय में कोलकाता से, यानी बंगाल के राज्य से, इस मामले को लेकर सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई को देने से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उससे पहले ही हस्तक्षेप करके यह जो मामला है वह सीबीआई को सौंप दिया है। यह अलग बात है कि सीबीआई हमारे देश में पहले ही अलग अलग सवालों में रही है और माना जाता रहा है। बहुत पहले जब कभी सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, उसके बाद से सीबीआई को लगातार केंद्र सरकार की एजेंसी की तरह देखा जाता है। और जाहिर है कि हम इस मामले में जो राजनीति का सवाल है उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश भर के डॉक्टर्स, देश भर के इंजीनियर्स, देश भर के टीचर्स, अन्य प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस सारे मामले में प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और अलग अलग कार्यवाहियों पर संदेह जारी किया है। मसलन इस कार्यवाही पर संदेह जाहिर किया गया कि क्यों इस मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे उन डॉक्टर्स को जिन्होंने सवाल उठाए थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता से दूर।
ऐसे ही सवाल उठाया गया कि संदीप घोष जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या उनकी कोई जवाबदेही तय हो पाएगी कि नहीं। ये सही है कि उनका हस्तांतरण कोलकाता के ही पास में ही एक अन्य मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया, लेकिन ट्रांसफर तो सजा नहीं है। वास्तव में क्या इसमें कुछ और किए जाने की जरूरत है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उनसे न तो मेडिकल फ्रेटर्निटी, न ही युवा इन जनरल और खास तौर से जेंडर स्त्री विमर्श की दृष्टि से काम करने वाले लोग बहुत संतुष्ट हैं। ये पहला मामला नहीं है। हम अतीत में भी जानते हैं कि दिल्ली में निर्भया केस और उसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर दरअसल देश भर में स्त्रियों को की सुरक्षा को लेकर, उनके असॉल्ट्स को लेकर बहुत ही चिंताजनक स्थिति। अगर आप एनसीआरबी के 2021 के डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हम यहां इस बात को नहीं भूल सकते कि भारत जैसे देश में बलात्कार के मामलों में अंडर रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर होती है। कुछ जगह तो यह तक कहा गया कि 10 में से 1 या 2 ही केस दरअसल रिपोर्ट होते हैं। और सच्चाई क्या है कि 86 केस रिपोर्ट हो रहे हैं प्रतिदिन। आप समझ सकते हैं कि जो असॉल्ट्स, जो रेप, बलात्कार के जो मामले हैं, वो इस देश में किस भयानक स्तर पर है। और अगर आप महिलाओं के खिलाफ होने वाले बाकी अपराधों को भी शामिल कर लें तो आप पाएंगे कि प्रति घंटा 49 मामले जो हैं रजिस्टर होते हैं महिलाओं के खिलाफ रेप, मर्डर, छेड़खानी या इस किस्म के अन्य अपराधों को लेकर। यानी कि स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रति घंटा लगभग 50 अपराध इस देश में होते हैं। यानी कि मामला, हमें मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर आप 2022 की बात करें तो कुल मिलाकर 4,40,000 केसेस जो हैं वे दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के, जिनमें से लगभग 20% मामले बलात्कार के थे। इसका मतलब यह है कि मामला अत्यंत गंभीर है। हमें विश्लेषण के स्तर पर अब इसे गंभीरता से समझना पड़ेगा कि इस मामले का उदाहरण लेकर क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि हम स्त्रियों के खिलाफ अपराध को लेकर गंभीरता से विश्लेषण करें, एक समाज के तौर पर भी, एक राज व्यवस्था, पॉलिटी के तौर पर भी और राजनीति के तौर पर। और यहां वह महत्वपूर्ण बात आती है जिस पर मैं गंभीरता से चर्चा करना चाहता हूं। कहा यह गया कि कोलकाता में हुए इस बलात्कार पर राजनीति की जा रही है। और मजेदार बात है, यह बात दोनों पक्षों ने कही। ये पहली बार नहीं है। हाथरस बलात्कार केस के बाद भी कहा गया कि बलात्कार पर राजनीति की जा रही थी। और इस बात को तमाम मीडिया ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरीके से दिखाया मानो इस मुद्दे पर राजनीति का होना एक बुरी चीज है। मैं एक अध्यापक होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि विचार कीजिए कि अगर स्त्रियों की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर राजनीति की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? मंदिर, मस्जिद। स्वाभाविक है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से गंभीर चर्चा होनी ही चाहिए। इसलिए बलात्कार के मामले पर होने वाली राजनीति, इसे बुरी निगाह से देखने की जरूरत नहीं है, इसे गलत मानना सही नहीं है। सच्चाई यह है और यह महत्वपूर्ण बात है और इस बात को हम लोग बार बार कहते रहे, हर बलात्कार दरअसल एक राजनीतिक क्रिया होता है। इस बात को गंभीरता से समझिए, क्योंकि बलात्कार केवल एक यौन अपराध नहीं है। यह सही है कि बलात्कार की प्रक्रिया में यौन अंगों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मूलतः बलात्कार एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंस है। यह अपनी सत्ता की अभिव्यक्ति है। बलात्कारी अधिकांश मामलों में यह सिद्ध करने के लिए कि यहां पर मेरा हक है और ये जो जगह है जिस पर हक है, यह स्त्री देह है। अलग अलग चिंतकों ने, जिन्होंने भी जेंडर पर बात की है, उन्होंने बार बार बताया है कि स्त्री की देह को डोमिनेट करने के लिए, स्त्री की देह पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही अलग अलग समाजों में इतिहास से लेकर आज तक बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसे केवल इस तरीके से देखना कि मानो ये केवल यौन अपराध है, कोई अपराधी जो है वह किसी यौन विकृति के चलते उस कंसेंट की मांग नहीं करता, उस कंसेंट को नजरअंदाज कर देता है जो किसी भी यौन संबंध के लिए आवश्यक है और इसलिए बलात्कार कर बैठता है, यह एक मिसप्लेस्ड नोशन है। अलग अलग चिंतकों ने, स्त्री चिंतकों ने, स्त्रीवादी चिंतकों ने इस बात को बार बार सिद्ध किया है कि विश्व भर में जहां कहीं भी अशांति होती है, अनरेस्ट होता है,
इस अनरेस्ट की कीमत स्त्री देह को चुकानी पड़ती है, यानी कि बलात्कार होते हैं। ये आपको प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई देता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाई देता है, ये आपको गाजा में दिखाई देता है, ये आपको हर उस जगह पर दिखाई देता है जहां अनरेस्ट दिखेगा। और इसका मतलब यह है कि जहां जहां अशांति होगी वहां पर, और शांति और युद्ध जो है वह अपनी प्रकृति में मर्दवादी है, इसलिए मर्दों से भरी हुई सेनाएं होती हैं, मर्दों से भरे हुए दंगाई होते हैं, और ये दंगाई जब अपने वर्चस्व को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो ये स्त्री देह पर अपना वर्चस्व, अपना बलात्कार के माध्यम से अपना उद्देश्य है उसे पूरा करते हैं। और ये उद्देश्य केवल आनंद पाना नहीं है, और यह आनंद दरअसल यौन आनंद है भी नहीं, यह मूलतः विजय, सत्ता की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ पावर, एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंस है। यह दिखाना कि देखिए इस जगह पर मैं यानी कि पुरुष इस जगह पर बॉस है, वही मालिक है। स्त्रियों से स्पेस को छीनना, स्त्रियों से समय को छीनना। आपको याद करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि निर्भया केस में भी, और अगर हम इस कोलकाता रेप केस में भी बात करें, तो रात्रि का समय, रात का समय वह टाइम है जिस टाइम में यह घटना होती है। और लगातार माना गया कि स्त्रियों से रात छीन ली गई, रात स्त्रियों के पास है ही नहीं, इसलिए स्त्रियां जब भी रात में कहीं पब्लिक स्पेस पर दिखाई देती हैं तो पुरुषों को यह उनकी जगह, उनके स्थान पर अतिक्रमण की तरह दिखाई देता है, और फिर वह मजा चखाने, सबक सिखाने, सजा देने के लिए छेड़खानी करते हैं, फप्तियां कसते हैं, और यदि मौका मिल जाए तो बलात्कार करते हैं। इसलिए आपको उसी पर्सपेक्टिव में से देखना पड़ेगा। अब हम इस अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह तो विश्लेषण था, तथ्य आपके पास है, विश्लेषण आपके पास है। सवाल यह है कि यदि आपसे इंटरव्यू में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे तो वे कौन से प्रश्न हो सकते हैं और उस पर आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। परीक्षाओं में यदि सवाल पूछे जा सकते हैं तो वे कौन से प्रश्न होंगे और उनका क्या उत्तर होना चाहिए। कुछ बिंदुओं पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। एक तो तथ्यात्मक तौर पर आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि घटना क्या है, क्यों घटी, कब घटी, इसमें क्या क्या नया हुआ है। फिर इसके साथ जुड़े हुए राज्य व्यवस्था के प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून और व्यवस्था हम जानते हैं राज्य का विषय है, और बंगाल, दिल्ली के मामले में कहा जा सकता है दिल्ली दरअसल एक यूनियन टेरिटरी है, आधा अधूरा राज्य है, लेकिन बंगाल एक पूरा राज्य है, जिसका मतलब है वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ये इस घटना पर जांच बिठाने की कोशिश करती है तो स्टेट एंड यूनियन रिलेशनशिप का सवाल आपके सामने राज्य व्यवस्था के तौर पर आता है, आपको यह पता होना चाहिए। इसी तरह से जुडिशरी का सवाल, जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने आप कार्यवाही करते हुए इस केस को अपने पास बुलाया, तो आपको संविधान के उन प्रावधानों का पता होना अनिवार्य है जिनके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी है वो किसी मामले में संज्ञान ले सकते हैं सुओ मोटो। यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जाहिर है कि इसका वह पक्ष तो इंपॉर्टेंट है ही जिसे हम सामाजिक पक्ष कह रहे हैं। आपको जेंडर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की जरूरत है, आपके पास यह समझा पाने की स्थिति होनी चाहिए कि इसमें जेंडर से जुड़े हुए कौन से सवाल उठते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम जर्मेन ग्रेयर का द फीमेल यूनिक बार बार कोट किया जाता है, जिसमें स्त्री की देह से उसकी एजेंसी छीन लिए जाने की चर्चा की गई है, उस पर आप बात कर सकते हैं। यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी इस पर विचार होना अनिवार्य है। तो ये सब वे अलग अलग बिंदु हैं जिन पर आपसे परीक्षा में या अगर आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं उनमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे में केवल आपकी जानकारी, केवल आपका ज्ञान नहीं देखा जाएगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी संवेदनशीलता देखी जाएगी। यदि आप गलती से यह मानते भी हैं कि इस मामले में दोषी जो है, दोष का कुछ हिस्सा उस स्त्री का भी है जिसके खिलाफ यह अपराध हुआ है, तो मेरी आपको चेतावनी है कि कृपया अपने विचारों को दोबारा से खंगालिए। विक्टिम ब्लेमिंग जेंडर पर्सपेक्टिव में कहीं भी व्यक्त करना दरअसल आला दर्जे की असंवेदनशीलता है। स्त्रियों ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, वो किस समय घर से बाहर निकल रही थी, क्या स्त्रियां जो हैं वे आपके हिसाब से उत्श्रृंखल हो गई हैं जिस कारण उनके साथ ऐसा होता है, या अलग अलग किस्म के जो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स हैं, जब आप उन्हें जिम्मेदार ठहराना शुरू करते हैं तब दरअसल आप बलात्कारी को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दुर्भाग्य से हमारा देश वैसा देश है जिसमें बलात्कारियों के समर्थन में बाकायदा जुलूस निकाले गए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आप उनमें शामिल हों,
और कम से कम ऐसी स्थिति जिसमें आप किसी परीक्षा में हैं, किसी इंटरव्यू में हैं, तब आपका यह पक्ष सामने आए। इसलिए अपनी संवेदनशीलता, अपने ज्ञान और अपने विश्लेषण, इस त्रिकोण को संभाले रखिएगा।